हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे, फिर फॉरेन ट्रेड देखेंगे, फिर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखेंगे। लेट्स सी कि हम इस वीडियो में कितना टॉपिक आज कवर कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक, आज हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज agriculture sector. Now, Indian economy on the eve of independence was an agrarian economy, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो 100% एग्रीकल्चर पे, मतलब मेजरली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, नॉट 100%। आइए रीड करते हैं। इंडियन इकोनॉमी वॉज प्राइमरली एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अराउंड 72%, नॉट 100%, 72% ऑफ द पॉपुलेशन डिराइव्ड इट्स लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि अब आप लगाओ कि थर्ड फोर्थ लोग हमारी इकोनॉमी के एग्रीकल्चर से अपना लाइवलीहुड चला रहे थे, जो ये दिखाता है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट था। हाउएवर इस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस सफ़र करी बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम लाके हमारे एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे कुछ कुल 7 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज वेरी लो। देखो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इसलिए था क्योंकि हमारा जो आउटपुट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस करता था वो बहुत लो था पर हेक्टेयर। अब आप पर हेक्टेयर से क्यों कंपेयर कर रहे हो, मैं अभी आपको बताऊंगा। दो वर्ड हमें समझने हैं, एक प्रोडक्शन और एक प्रोडक्टिविटी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उसकी वजह से यहाँ पे बात करी गई कि जो हमारा आउटपुट पर हेक्टेयर था लैंड का वो बहुत लो था, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों था। सेकेंडली, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ज़मींदारी सिस्टम की वजह से एक्सप्लॉइट हुआ था। ज़मींदारी सिस्टम हमारे फार्मर से मैक्सिमम रेवेन्यू निकालते थे, जिसको हम एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते थे। थर्ड पॉइंट इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ज़बरदस्ती मूव कराया। हम लोगों से ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाई जो उनके लिए सही थी, उनके लिए बेनिफिशियल थी, जिनसे वो लोग अपना बिजनेस कर सकते थे। कमर्शलाइज करने की हमारे एग्रीकल्चर को कोशिश करी। फोर्थ पॉइंट इज ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वॉज यूज्ड। एग्रीकल्चर करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों के पास कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या नई टेक्निक नहीं थी। हम वही पुराने तरीकों पे अपना अभी भी एग्रीकल्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा आउटपुट बहुत लो निकल के आता था। फिफ्थ पॉइंट वाज लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जमींदार्स ने और ब्रिटिशर्स ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें तो हो सकता है हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें, बट बस उन्होंने हम लोगों को एक्सप्लॉइट करने के तरीके ढूंढे, हमें एक्सप्लॉइट करना चाहा। तो यहाँ पे लिखा है कि गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल्स। जो जमींदार थे, जो ओनर्स थे, और जो टिलर्स यानी कि जो लेबरर्स थे, उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस थे। सिक्स्थ पॉइंट इज इकोनॉमिकली अनवाइबल। हमारे पास क्या था, जो लैंड ओनर्स थे, मतलब जो फार्मर्स थे, उनके पास फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीनें थी, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रोडक्शन अच्छी होती थी, कहीं कहीं पे प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती थी। हम इकोनॉमिकली बहुत अनवाइबल थे। सेवन पॉइंट, कन्वेंशनल आउटलुक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जितने भी हमारे पास उस टाइम पे फार्मर्स थे, वो लोग सिर्फ ये फोकस करते थे कि हम उतना प्रोडक्शन करें, उतना प्रोड्यूस करें जो हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए बहुत हो। मतलब वो वाली क्रॉप्स जो वो लोग प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने कभी भी उनको मार्केट में जाकर बेचने की नहीं सोची। तो दिस पॉइंट, सेवन पॉइंट एंड दिस थर्ड पॉइंट इज नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ऊपर जो कमर्शियल फार्मिंग की बात करी गई है, दैट इज़ इन रिलेशन टू दोज क्रॉप्स जिनसे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता था और वो नॉर्मल कंजम्पशन के लिए नहीं थी। यहाँ पे जो सेवन पॉइंट है, ये नॉर्मल कंजम्पशन वाली गुड्स की बात करी गई है कि फार्मर्स ने नॉर्मल कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करी, लेकिन उनको कभी कमर्शलाइज करने की कोशिश नहीं करी। मतलब वो प्रोडक्शन इस लेवल पे नहीं करते थे कि हम इसको मार्केट में जाकर बेचें। वो लोग सिर्फ क्या करते थे कि हम लोग प्रोड्यूस करें और सेल्फ कंजम्पशन करें, एंड दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखो, ज़मींदारी सिस्टम कुछ नहीं है, बस एक लैंड रेवेन्यू अर्न करने का सिस्टम है, जिसमें एक मिडल मैन
होता है जिस मिडल मैन को हम जमींदार कहते हैं, ठीक है, जो कि एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स, यानी कि जो लेबरर्स हैं उनके बीच में एक मिडल मैन है, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है, उसको हम जमींदार बोलते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दी अदर हैंड इज व्हाट? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दी अदर हैंड इज द रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस, प्रोक्योर, प्रिजर्व करने के लिए, उसको हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। मूविंग विद द फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, वहाँ पे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ वर लो। नाउ सर, व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हम पर हेक्टेयर लैंड पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके ओके नाउ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इट रिजल्ट इन लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स एंड लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल। जो फार्मर्स थे और जो टिलर ऑफ द सॉइल थे, उनके पास इंसेंटिव नहीं थे जिसकी वजह से वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो टेबल में आप देखो कि ये टेबल क्या दिखाता है, द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन लेवल इन 1947 फॉर व्हीट एंड राइस कंपेयर्ड विद दैट लेवल इन 21 एंड 22। 1947 यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का क्या लेवल था, दैट इज टू कंपेयर विद द 21-22। अगर मैं बात करूं तो वीट का और राइस का आप देखो 1947 में प्रोडक्टिविटी आई टोल्ड यू इज पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट ऑफ लैंड, ठीक है, तो वो 6060 kg था, जबकि जो 21-22 में था वो 3507 है। तो यानी कि कितना डिफरेंस है। अगर आप प्रोडक्शन की बात करो तो प्रोडक्शन है इन लाख टन, प्रोडक्शन है मेरा 64 लाख टन और 21-22 में है 1068 की। कंपेयर कर लो आप राइस से, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी शो कर रहा था। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। कैसे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक यूनिक लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे वो लोग, यानी कि वो ट्रायंगुलर एक सिस्टम लेके आए थे जिसमें जो ज़मींदार थे उनको उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। दे इन्वॉल्व ज़मींदार इन इट। ज़मींदार बेसिकली क्या है, एक मिडल मैन है जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक्ट करता है। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ज़मींदार को बोला था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, एंड ज़मींदार की होल एंड सोल ड्यूटी यही थी कि वो जितना हो सके उतना रेवेन्यू जो कि फार्मर से वो कलेक्ट करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इट सेटअप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो ओनर हैं और जो टिलर हैं, उनके बीच में ये एक बेसिकली ट्रायंगुलर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था इन्होंने इस तरीके से। सबसे टॉप पे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, टॉप पे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, फिर बीच में ज़मींदार हैं एंड फिर पीजेंट्स यानी कि लेबरर्स हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़मींदार्स को कहती थी कि आप सारा रेवेन्यू कलेक्ट करो और हमें प्रोवाइड करो, और फिर उसके बाद ये इनको रेवेन्यू देते थे। और ज़मींदार ये रेवेन्यू कलेक्ट करके कहाँ से कलेक्ट करती थी? पीजेंट से कलेक्ट करती थी। जितना हो सके उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। इसको ज़मींदारी सिस्टम कहते थे। अब यहाँ पे सारा का सारा लिखा है कि ज़मींदार कौन थे, ज़मींदार को क्या बना दिया गया, उनको क्या करना पड़ता था। एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। रीडिंग करेंगे तो हमें जो एग्जाम में लिखना है वो भी हमारे लिए ईजी होगा, गुड होगा, ठीक है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेड इन द बंगाल प्रेसिडेंसी। सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लेके आए थे, जो कि अब बंगाल नहीं है, कुछ बांग्लादेश के पास चला गया, ठीक है। ज़मींदार्स को रिकॉग्नाइज करा गया था एज दी परमानेंट ओनर्स, यानी कि लैंड के जो परमानेंट ओनर्स हैं वो मेरे ज़मींदार्स ही रहेंगे। विच इम्प्लाइड दैट द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टिवेशंस वर टू अक्रू टू ज़मींदार्स इंस्टेड टू दी कल्टिवेटर्स। यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो कल्टिवेशन से जो भी प्रॉफिट आएगा वो ज़मींदार्स का होगा, ठीक है। उसके बाद ज़मींदार्स को बोला गया कि आपको गवर्नमेंट को एक फिक्स सम पे करना है एज अ लैंड रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो भी आप कल्टिवेट करके कमाओगे उसका एक फिक्स सम आपको हमें देना है।
जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। उनको बोला गया आप जितना इन टिलर से यानी कि जितना फार्मर से निकाल सकते हो आप निकालो। द इन फैक्ट द ओनली इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू कलेक्शन। और जैसे मैंने आपको बोला कि जमींदार का एक होल एंड सोल काम था कि वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे उतना करेंगे, इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ द टिलर्स। टिलर्स को कुछ भी हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। द जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जमींदार ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? इसका रिजल्ट निकल के आया कि इन्होंने अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करा। किसका? टिलर्स ऑफ द सॉइल का। किसने किया? जमींदार ने किया। रेट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार। जमींदार ने लैंड रेवेन्यू के जो रेट्स थे उनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रेज कर दिया था, ठीक है। टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। टिलर्स को सिर्फ और सिर्फ लेबरर्स बना के रख दिया था, जो कि लैंडलेस लेबरर्स थे, यानी कि उनकी अपनी लैंड नहीं है, किसी और की लैंड पे उनको काम करने वाला लेबर बना के रख दिया था। हालांकि वो लैंड उन्हीं की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन जमींदार्स को ओनर बना दिया था और जो एक्चुअल में ओनर थे उनको फार्मर्स बना दिया था, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हमें फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए बोला गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला कि आप एग्रीकल्चर करो, लेकिन हमारे कमर्शलाइजेशन के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए करो, यानी कि वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करो जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जैसे कि इंडिगो वगैरह, ठीक है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन का मतलब होता है ऐसी कल्टीवेशन, ऐसी फार्मिंग जो हमारे खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी गई हो, ठीक है। कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया? सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, कल्टीवेशन से कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो क्रॉप्स जिनसे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की नीड पूरी हो रही हो, उनका फ़ायदा हो रहा हो। नीड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फुलफिल्ड टू कोप अप विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फॉलोइंग आर दी सम नोटेबल पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने कि कैसे हमें कमर्शलाइजेशन की तरफ फोर्स किया गया। फार्मर्स को इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, जो कि यूज़ होती थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एक्सपोज दी सब्सिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट फॉर देयर ओन सब्सिस्टेंस। अब क्या हुआ कि खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो वो कल्टीवेशन करते थे वो भी नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उनको कमर्शियल क्रॉप ग्रो करनी थी, जिसकी वजह से वो मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर हो गए थे कि वो खुद के लिए ही नहीं अब कर पा रहे थे। स्विचिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कैश क्रॉप रेज्ड क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स विच लेड टू देयर परपेचुअल इंडेटनेस। इसके लिए अब सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन में तो क्या है, वो कुछ बचा के सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी वो कल्टीवेशन करते थे, तो अगली बार के लिए वो कुछ सीड्स वगैरह बचा के रख लेते होंगे कि हम अगली बार प्रोडक्शन कर लेंगे। लेकिन जब कैश क्रॉप्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसके लिए उन्हें मार्केट से उधार लेके करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो इंडेट हो गई, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार चढ़ता चला गया। नाउ मूविंग टू दी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं सही समझा। उन्होंने कहा जैसा चल रहा है चलने दो, हमको फ़ायदा होना चाहिए, वो बस अपने फ़ायदे की बात करते थे, ठीक है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन वर अ फार क्राई। मतलब उनके पास इरिगेशन करने के लिए, यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए, यानी कि फार्मिंग करने के लिए एक प्रॉपर मींस नहीं थे, परमानेंट मींस नहीं थे। वो रेनफॉल पे, ठीक है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे कि बारिश होगी तो हमारी क्रॉप्स ग्रो करेंगी, और अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी तो वो फिर रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, फिर उनको उधार लेना पड़ेगा। मतलब वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं करी कि वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम करके हमको प्रोवाइड करें, ठीक है। फ्लड कंट्रोल्स, ड्रेनेज एंड डीसैलिनेशन ऑफ द सॉइल विच कुड हैव लेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर वर टोटली नेग्लेक्टेड। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि फ्लड कंट्रोल करें, कुछ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली बनाए जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी और अच्छी कर सकते थे। इन्होंने कुछ भी ऐसा करना सही नहीं समझा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब गल्फ का बेसिकली क्या है कि कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। अगर मैं आपको गल्फ का मतलब बताऊँ तो गल्फ का मतलब होता है कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो क्रिएट हो गए थे बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। ओनर कौन थे? जमींदार। एंड टिलर्स कौन थे? जो फार्मर थे, ठीक है। वो कुछ और सोचते थे, करते थे, और जो हमारे टिलर्स थे वो कुछ और करते सोचते थे। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश राज वॉज characterized by a huge gulf between the owners of the soil. On the other hand, the tillers of the soil
वाइल दी ओनर शेयर दी आउटपुट, यानी कि जो ज़मींदार थे, जो कि ओनर, जिनको ओनर परमानेंट ओनर बना दिया गया था, उनको सिर्फ आउटपुट यानी कि रेवेन्यू से मतलब था। ठीक है, दे वर मियरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम। द टिलर्स ऑफ द सॉइल वर मियरली गिवन इनफ फॉर द सब्सिस्टेंस, उनके खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए उनको बहुत कम मिलता था। दस द टिलर ऑफ द सॉइल डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट वाइल ओनर हैड नो इंटरेस्ट, इसलिए उनके पास कोई और रिसोर्स नहीं बचता था कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, इसलिए उनके पास इसलिए वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। ठीक है, स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर वर दी ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेज, और इसकी वजह से स्टैग्नेशन हो गई, बैकवर्डनेस हो गई हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो हमने कुछ 5 पॉइंट पढ़े जो कि इम्पॉर्टेंट है। छठा पॉइंट है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। अब क्या होता था, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए भी एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन में था बिकॉज हमारे पास स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, यानी कि टुकड़ों में हमारे पास होल्डिंग थी, हमारे पास प्रॉपरली कोई ज़मीन नहीं थी कि हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट अ हाई कॉस्ट, और कुछ टुकड़े ऐसे थे ज़मीन के जहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे हम लो ही आउटपुट निकाल पा रहे थे और उसमें हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक मतलब हमारा एक ही माइंडसेट था कि हम अपने ही कंजम्पशन के लिए काम करें। हम जो क्रॉप उगा भी रहे थे उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम ये नहीं सोचते थे कि हम कुछ और भी इसको कुछ कहीं और भी इसको बेच सकें। ठीक है, हम सिर्फ अपनी प्रोड्यूस के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए इसको कर रहे थे। तो फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। फैमिली की बेसिक नीड पूरी करने के लिए होता था। देर इज लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर द सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए बहुत कम बचता था। इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, हमारा कमर्शियल आउटलुक था ही नहीं, हम सोचते ही नहीं थे कि हम अपनी क्रॉप को बेचें, हम सिर्फ उतना उगाते थे जितना हम खुद कंज्यूम कर सकें। इसकी वजह से बैकवर्डनेस ज़्यादा आई और पॉवर्टी भी हमारी इकोनॉमी में रही। ठीक है, तो अगर मैं ब्रीफली बोलूँ तो इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट, यानी कि नॉन वाइब्रेंट, बहुत बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था। तो अगर मैं आपको 2 पार्ट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना चाहूँ, अगर हम बैकवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, कैरेक्टराइज करें, तो बैकवर्ड क्यों था? क्योंकि हमारे पास लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थी, वी स्टडीड इन दी फर्स्ट पॉइंट। हमारे पास लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट थी इन दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमने पढ़ लिया। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, ये भी हमने पढ़ लिया। और सब्सिस्टेंस आउटलुक थी। इन पॉइंट्स की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड था। नाउ स्टैग्नेंट क्यों था, रुक क्यों गया था? बिकॉज हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट करने का सोचा थ्रू अ पॉलिसी कॉल्ड लैंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, इन विच दे इंट्रोड्यूस जमींदार एज अ मिडल मैन टू एक्सट्रैक्ट मच ऑफ द रेवेन्यू। सेकेंड पॉइंट, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए हमसे कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया, जिसकी वजह से हम स्टेगनेंट रहे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एक गल्फ क्रिएट हो गया था बिटवीन दी ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। ओनर्स ऑफ द सॉइल का सिर्फ एक ही सिंगल मोटिव था कि वो कितना रेवेन्यू हमारे से एक्सट्रैक्ट करवा सकते थे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को दर्शाते हैं। ठीक है अगर मैं आपको पॉइंट टू अंडरस्टैंड की बात करूं तो यहाँ पे हमने लिखा है फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब क्या है? स्मॉल एंड स्कैटर्ड पीस ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास जगह जगह थे, यानी कि हमारे पास इकट्ठे एक लैंड नहीं थी कि हम प्रॉपर प्रोडक्शन कर सकें। छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास लैंड थी एंड हम उसमें अपनी जितनी भी प्रोडक्शन थी, जितना भी हम काम करते थे उसमें ही करते थे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्री ब्रिटिश पीरियड, तो वो बिल्कुल अलग था जो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, नॉन वाइब्रेंट था। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट करता था प्री ब्रिटिश पीरियड से। पहले हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, हमारा बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी की तरह थे। ठीक है, प्रायर टू द ब्रिटिश पीरियड द rural India was described as the self-contained village communities. These village communities include farmers and the functionaries. ठीक है, इंडियन कम्युनिटीज़ में फार्मर्स और फंक्शनरीज़ के लिए हम जाने जाते थे, इंक्लूड होते सेल्फ कंटेंड विलेज कम्युनिटीज़ हमें बोला जाता था। फार्मर्स जो थे वो क्रॉप फार्मिंग में, कैटल फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, और जो फंक्शनरीज़ थे वो बाकी की सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वॉशरमैन, शू मेकर, इन सब में इन्वॉल्व थे। ठीक है, कोई भी ज़मींदार हमारे पास नहीं था उस टाइम पे, इंटरमीडिएट
इंटरमीडियरीज नहीं था बिटवीन दी फार्मर्स एंड दी किंग। हम जो भी रेवेन्यू एज अ फार्मर प्री ब्रिटिश रूल में पे करते थे वो किंग को डायरेक्टली पे करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे बीच में जमींदार थे जो हमसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी वर दी की कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी रूरल इंडिया की, जिसके लिए द फ्रेंच ट्रैवलर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड बंगाल इन द 17th सेंचुरी एज द रिचर देन इजिप्ट, प्रोड्यूसिंग एम्प्लाई फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड एक्सपोर्टिंग इन दी अबंडेंस। मतलब हमारे पास इतना था कि हम खुद तो खा सकते थे, कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास इतना था कि हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर सकते थे। ठीक है, रिचर देन इजिप्ट हमें एक फ्रेंच ट्रैवलर ने बोला। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, यू कैन रिमेंबर इट। अगर आपके पास आ गया कि प्री ब्रिटिश पीरियड में आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो आपके पास ये 3-4 पॉइंट है, आप ये कर सकते हो। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट था हमारा प्री ब्रिटिश पीरियड टू दी पीरियड कंपेयर्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, right? Okay, now moving to our next sector, next important sector, that is the industrial sector on the eve of independence। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी ब्रिटिशर्स ने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। कैसे? उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया सिस्टमैटिकली। ठीक है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने किया। अब किस तरीके से उन्होंने किया? इनिशियल पीरियड में उन्होंने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसको तबाह करा। डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से? अपने यहाँ पर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी में, ब्रिटेन में प्रोड्यूस्ड गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करा के। ठीक है, उसके बाद 1850 टू 1947 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ब्लीक ग्रोथ, यानी कि बहुत कम ग्रोथ थी हमारी प्राइवेट सेक्टर की कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में, और स्टेट पार्टिसिपेशन भी बहुत लिमिटेड था। इनका बेसिकली टू फोल्ड मोटिव था। ये दो तरीके से हमारा एक्सप्लॉइट करने पे दो मोटिव थे इनके हमको एक्सप्लॉइट करने के। पहला कि इंडिया के पास जो वेल्थ है एज रॉ मटेरियल उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दो बार बार एक्सपोर्ट करके। ठीक है, और जो इनको ज़रूरतें हैं वो हम कैसे करेंगे पूरी, मतलब जो हमें ज़रूरतें हैं एज एन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ को ड्यूरिंग द ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हम यहाँ से पूरी करेंगे। सेकंड इनका मोटिव था कि इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दो, कैसे? बाय इंपोर्टिंग दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दी ब्रिटेन। ब्रिटेन से लाए गए प्रोडक्ट्स को इंडिया में डालो ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को छोड़े और उस पर डिपेंडेंट हो जाए। मतलब ब्रिटेन ने बहुत सिस्टमेटिकली हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे लेके आया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफ़ेक्ट क्या है, किस तरीके से उसने इफ़ेक्ट किया? सबसे पहला जो मेजर इम्पैक्ट था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। अब लोगों के पास काम नहीं था क्योंकि हम पूरी तरीके से ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हो गए थे। और जब उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया तो उनके पास बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करने का ब्रिटिश गुड्स को मौका मिल गया। तो पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन दी इंडियन मार्केट। तो दो मोटिव था, एक तो हमें एक्सप्लॉइट करना कैसे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके, दूसरा इंपोर्ट करना ब्रिटेन में प्रोड्यूस सारे गुड्स को। अब इसका असर क्या हुआ कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जब एक्सप्लॉइट हो गए पूरे तरीके से, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और साथ ही साथ उनके जो प्रोड्यूस गुड्स है उनको इंडियन इकोनॉमी में घुसने का बहुत अच्छे से मौका मिल गया। तो यहाँ पे वही हमने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बिफोर सफरिंग द डीके ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिलता था। ठीक है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइडेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था उसी टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और उनके लिए इंडिया एक बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था, क्योंकि वो अपनी सारी ब्रिटेन रेवोल्यूशन में, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपनी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो इंडिया के रॉ मटेरियल से पूरी कर सकते थे। तो ये लोग बेसिकली क्या करते थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से रॉ मटेरियल का, और जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस गुड्स थे उनका टैरिफ फ्री इंपोर्ट करते थे। ठीक है, और उसी टाइम पे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उन पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से इन्होंने सिस्टमेटिकली हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ख़राब किया। ठीक है, इसकी वजह से इनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है
है, मतलब ये कम्पीट ही नहीं कर सकते थे लोकल मार्केट में, क्योंकि इनके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लग जाते थे कि ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते थे। और जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे उन पे कोई टैक्स नहीं होते थे, वो सस्ते होते थे। तो इंडियन पीपल माइंडसेट, वी ऑलवेज रन फॉर दी ईजी थिंग्स, ठीक है, सस्ती चीज़ों के पीछे, आसान वाली चीज़ों के पीछे भागते, और हमने ये सारी चीज़ें लूज़ करनी स्टार्ट कर दी एंड वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से द इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट विच वर बेटर इन क्वालिटी एंड प्रिसीजन देन द इंडियन प्रोडक्ट्स। अब ऑब्वियसली हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट में और मशीन प्रोड्यूस में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो होगा, और इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया था, टुक वेस्टर्न लाइफस्टाइल, ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपनानी शुरू कर दी। दस द इंडियन क्राफ्टमैन स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक मार्केट एंड इवेंचुअली पेरिस्ड, और धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो गए। सेकेंड पॉइंट फॉर आर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक मतलब बहुत कम ग्रोथ थी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की। अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री शो अ ब्लीक ग्रोथ। इट वॉज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स एमरजेंस। ब्रिटिश राज में मॉडर्न इंडस्ट्री ने बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखाई। 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखा रहे थे। इनिशियली जो कॉटन और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उनमें थोड़ा बहुत हमने उनको सेटअप करने की कोशिश करी, महाराष्ट्र और गुजरात में मेनली, ठीक है। और जो बंगाल था वो मेजरली कंट्रोल कर रहा था जूट टेक्सटाइल को, ठीक है, जो कि फॉरेनर्स कंट्रोल कर रहे थे। जो कि कॉटन और उसकी टेक्सटाइल थी वो तो फिर भी इंडियंस कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जूट की जो टेक्सटाइल थी वो फिर भी फॉरेनर्स ही कंट्रोल कर रहे थे। आयरन स्टील की जो इंडस्ट्री थी वो भी इंडिया में आई 1907, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को। और हार्डली कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत कम थी। इसके लिए हम पूरी तरीके से ब्रिटेन पे ही डिपेंडेंट थे, बाहर से ही जो भी आता था सामान आता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी जीवीए को, यानी कि हमारी नेशनल इनकम को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती थी, वो बहुत ज़्यादा लो था, ठीक है। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड, और जो हमारी स्टेट का पार्टिसिपेशन था वो भी बहुत कम था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमारे फ़ायदे के लिए, उन्होंने वहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, जैसे कि रेलवे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि वो इंडिया पे बहुत अच्छे से कॉलोनियल रूल चला सके, ठीक है। इसी को इन्होंने एक्सपैंड करा ताकि वो अपने एक्सप्लॉयटेशन में उनकी हेल्प हो सके। तो अगर मैं 4 पॉइंट में कोर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रियल सेक्टर की बताना चाहूँ तो वो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस पर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ लगाई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ने कुछ ग्रोथ दिखाई ही नहीं, ठीक है, सिर्फ रेलवे थोड़ा बहुत एक्सपैंड हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स को उससे फ़ायदा हो रहा था। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ इंडिया में थी ही नहीं, वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस। इसके लिए हम बाहर वाली कंट्री पे, ब्रिटेन पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट बट डिकेइंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिमेन इन इन्फेंट स्टेज। ये सबका पूरा कंक्लूजन है। दिस अगेन पॉइंटेड टू बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाइल लिटिल आर नो एविडेंस ऑफ डायनेमिक चेंज। इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी पूरी तरीके से बैकवर्डनेस दिखाई। नाउ पॉइंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है, जीवीए क्या होता है सर, आपने ऊपर बताया ना नेशनल इनकम। जीवीए का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जीवीए का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों सेक्टर्स ने कितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको हम जीवीए बोलते हैं, राइटली सेड। तो ये पूरा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे कवर होता है।